नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाटे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज की शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर आज के इस बेहतरीन सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाटे आपसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज की शानदार जानदार बेहतरीन यूपी टेट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी 2016 का हूबहू ये परीक्षा पत्र, जिसमें हम बात करेंगे 2016 में आए हुए हमारे पीवाईक्यूज के बारे में। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सेपरेट ग्रुप तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को हर विद्यार्थी तक पहुंचाए जो तैयारी कर रहा है यूपी डेट 2026 की। तो आइए मिलकर के बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। तो चलिए आगे बात करें विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो कौन सा है, वो है हमारा पीवाईक्यू जो हुआ था 20 फरवरी 2016 को, और इसमें हम सीडीपी के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहला सवाल क्या कहता है, डैश 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 इनमें से किसके अनुसार बालक का जो विकास है वो बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा था, वुडवर्थ ने, गैरेट ने, हॉलैंड ने या थॉर्नडाइक ने। बताओ किसने कहा। तो बेटा एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला क्या था, डी बराबर H इंटू ई। क्या था बेटा, D बराबर H इंटू ई। जहां हमने कहा सर D का मतलब क्या है, तो हमने कहा सर D का मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होता है बेटा, D का मतलब होता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हमने कहा सर एक तो हमारी हेरिडिटी और दूसरा हमारे आसपास के, हमने कहा सर क्या है, दूसरा हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणनफल कौन होता है, हमारा विद्यार्थियों हमने कहा सर डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विकास। तो विकास किसका परिणाम है, विकास हमारे किसका परिणाम है बेटा, हमने कहा सर विकास हमारे वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच होने वाली, किसके बीच होने वाली, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच होने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। ये परिभाषा के रूप में कहने का श्रेय जाता है श्रीमान वुडवर्थ महोदय को। किसको बेटा, वुडवर्थ महोदय को जाता है। बोलो क्लियर, यस और नो। अगला सवाल देखें क्या कहता है। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा एक सवाल आया है। क्या कहता है अगला सवाल, कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और अभी वो एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसका है, टीचनर का है, वुंट का है, वुडवर्थ का है या मैकडूगल का है। बताओ किसने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर मस्तिष्क को त्यागा और अंतिम रूप से चेतना को अपनाया। तो देखो हमें भी पता है अच्छे से कि पहली बार मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना था, आत्मा का। आत्मा के बाद किसका माना था, हमने कहा सर मन या मस्तिष्क का माना था। मन मस्तिष्क के बाद किसका माना था, हमने कहा सर मन मस्तिष्क के बाद चेतना का माना था। और वर्तमान में यह मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, हमने कहा सर वर्तमान में यह मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो ये बातें हमने पहले पढ़ी थी। अब बात करें विद्यार्थियों, तो इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं, इसके अंतर्गत हम एक बात ही कह सकते हैं, और वो बात क्या है, हमने कहा सर कि वर्तमान में मनोविज्ञान को अलग अलग फेज के थ्रू, ट्रांजिशंस के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें पहली बार आत्मा का अध्ययन, दूसरी बार मन मस्तिष्क का, तीसरी बार चेतना, अंतिम बार मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया गया है। और ये बात कहने का श्रेय जाता है किसको बेटा, श्रीमान वुडवर्थ को। और कहीं ना कहीं वुडवर्थ की जो परिभाषा है, जो इस सीक्वेंस को दर्शाती है कि आत्मा का अध्ययन 16वीं सदी में हुआ था, मन मस्तिष्क का 17वीं सदी में हुआ था, चेतना का 19वीं सदी में हुआ था और व्यवहार का 20वीं सदी में हुआ था। तो याद रखेंगे वुडवर्थ की ये जो परिभाषा है, क्या है बेटा, वुडवर्थ की यह परिभाषा क्या दर्शाती है, वुडवर्थ की यह परिभाषा दर्शाती है किसको, हमने कहा सर वुडवर्थ की यह परिभाषा मनोविज्ञान की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति का मतलब क्या बेटा, ओरिजिन हुआ है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का विकास यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको दर्शाने वाली परिभाषा है जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास को दर्शाती है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास को दर्शाने वाली परिभाषा जो है बेटा, ये देने का श्रेय किसको जाता है, ये देने का श्रेय जाता है श्रीमान वुडवर्थ भाई साहब को। किसको बेटा, वुडवर्थ को। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है सवाल आपका। अगला है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में जो सुषुप्ता अवस्था है उसका वर्ष अंतराल संबंधित है किससे, 2 से 5, 6 से यौवन, 18 से 20 या फिर हमने कहा सर 20 से 22। देखिए मनोलैंगिक विकास जो है इसको विद्यार्थियों कुल कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, हमने कहा सर इसको कुल 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। 5 अवस्थाएं इसके अंतर्गत पूछी जाने वाली है और वो कौन कौन सी है। तो हमने कहा सर 5 अवस्थाओं में सबसे पहली आ जाती है जिसका नाम क्या है, पहली अवस्था है बेटा मुखी अवस्था। कौन सी बेटा, मुखी अवस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरल स्टेज। दूसरी आ जाती है बेटा जिसका नाम क्या है, दूसरी अवस्था का नाम है जिसका नाम है गुदी अवस्था। कौन सी बेटा, गुदी अवस्था। और गुदी का मतलब क्या होता है, एनाल स्टेज। क्या होता है, एनाल स्टेज।
तीसरी आ जाती है बेटा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लिंग प्रधान अवस्था। कौन सी बेटा, लिंग प्रधान अवस्था। और लिंग प्रधान का मतलब क्या होता है, फैलिक स्टेज। कौन सी बेटा, फैलिक स्टेज। फिर आ जाती है चौथे नंबर पर सुषुप्त अवस्था, या इसी को काम प्रसुप्त अवस्था भी कहते हैं। और सुषुप्त अवस्था जो है बेटा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हमने कहा सर इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लेटेंसी स्टेज। कौन सी, लेटेंसी स्टेज। और अंतिम पांचवें नंबर पर आ जाती है जिसका नाम क्या है, हमने कहा सर अंतिम पांचवें नंबर पर आ जाती है जिसका नाम है जनेंद्रिय अवस्था। कौन सी बेटा, जनेंद्रिय अवस्था। अंग्रेजी में कहते हैं जेनिटल स्टेज। कौन सी स्टेज, जेनिटल स्टेज। अब इनका अलग अलग टाइम पीरियड बताया गया है, और वो टाइम पीरियड क्या है, हमने कहा सर टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले मुखी का टाइम आ जाता है जन्म से लेकर कितने वर्ष, जन्म से लेकर हमने कहा सर 1.5 वर्ष की आयु जो होती है वो जन्म से 1.5 वर्ष मानी जाती है मुखी में। फिर हमने कहा सर अगली आ जाती है 1.5 से लेकर 3 वर्ष, जिसका नाम है गुदी अवस्था। फिर आ जाती है 3 से लेकर बेटा हमने कहा सर 5 वर्ष, वो आ जाती है आपकी लिंग प्रधान अवस्था। फिर आ जाती है 5 से लेकर 12 वर्ष, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, 5 से लेकर 12 सुषुप्त अवस्था। और अंतिम 12 से ऊपर या 18 तक जो चलती है उसका नाम क्या है, 12 से ऊपर 18 तक चलती है जनेंद्रिय अवस्था। हमको पूछा है कि जो हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है बेटा, इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है, जो कि दिया किसने था, हमने कहा सर सिगमंड फ्राइड ने। इसमें उन्होंने सुषुप्त अवस्था का टाइम कितना बताया है, 5 से 12 लेकर, तो 5-6 से शुरू हो जाती है बेटा, और यौवन जब तक नहीं आता, यौवन मतलब किशोर अवस्था जब तक नहीं आती, एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं आती, तब तक ये अवस्था चलती है। और यही बात कहने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम हमने कहा सर हो जाएगा क्या, हमने कहा सर सिगमंड फ्राइड। बोलो क्या नाम है, सिगमंड फ्राइड, जिसको हम क्या कहते हैं, हमने कहा सर सिगमंड फ्राइड ने कामुकता के आधार पर हमारे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कुल 5 स्टेज बताई थी। और किसके आधार पर, बेस्ड ऑन कामुकता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, लस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लस्ट कहते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो सवाल बेटा क्या कहता है। अगला सवाल आपका अगला है, विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड ने, कोहलर ने या वाटसन ने, बताओ किसने किया था। हमने कहा सर ये जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, याद रखेंगे क्या, हमने कहा सर एरिक एरिक्सन। बोलो क्या नाम था बेटा, एरिक एरिक्सन, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। और एरिक एरिक्सन को ही कहा जाता है फादर ऑफ नियो फ्रूडिज्म। मतलब क्या होता है, हमने कहा सर इन्हीं को हम कहते हैं नव फ्राइडवाद का जनक। बोलो किसका जनक कहते हैं, नव फ्राइडवाद का जनक भी कहते हैं एरिक एरिक्सन को। और इसी एरिक एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत को देते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में कुल 8 प्रकार के क्या आते हैं, हमने कहा सर 8 प्रकार के मनोसामाजिक संकट आते हैं। कौन से संकट आते हैं, हमने कहा सर थ्रेट आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइको सोशल थ्रेट्स कहते हैं। 8 प्रकार के मनो संकटों से निकलने के लिए विद्यार्थियों इंसान के जीवन में पैदा होते हैं क्या, हमने कहा सर इंसान के जीवन में पैदा होते हैं 8 प्रकार के मनोसामाजिक गुण। और इन गुणों के दौरान हमने कहा सर जितनी अवस्थाएं चलती है उसका नाम क्या है, 8 प्रकार की अवस्थाएं हैं, 8 प्रकार के गुण हैं। ये बताने का श्रेय जाता है बेटा किसको, एरिक एरिक्सन को। किसको, एरिक एरिक्सन को, जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे विकास को, जिसको हमने कहा कौन सा, जिसको हमने कहा बेटा याद रखेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, ये साइको सोशल डेवलपमेंट को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया था, हमने कहा सर साइको सोशल डेवलपमेंट को याद रखेंगे इन्होंने कुल 8 अवस्थाओं में बांट दिया था। बोलो क्लियर है, किसने, एरिक एरिक्सन ने, नव फ्राइडवाद के जनक ने। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, इनमें से किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, अल्बर्ट बांडुरा, युंग, एडलर या फिर बेटा फ्राइड। हमने कहा सर देखिए एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर हमारा जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व की 3 कैटेगरी बताई है। और वो कौन कौन सी है, एक का नाम है इड, दूसरे का नाम है ईगो और तीसरे का नाम है बेटा सुपर ईगो। कौन सा ईगो, सुपर ईगो। इनको 3 भागों में बांटा है और इनके नाम क्या दिए हैं, हमने कहा सर एक का नाम है इदम, दूसरे का नाम है अहम और तीसरे का नाम है बेटा क्या, हमने कहा सर तीसरे का नाम है परा अहम। क्या नाम है बेटा, परा अहम नाम हो जाएगा। जो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं बताए थे सिगमंड फ्राइड ने। और क्या कहा था इनके बारे में कि जो व्यक्ति इदम प्रवृत्ति का होता है वो कौन सी प्रवृत्ति का, हमने कहा सर राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। जो व्यक्ति अहम प्रवृत्ति का वो मानवीय प्रवृत्ति का होता है। जो पराअहम होता है वो देवत्व प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का, देवत्व प्रवृत्ति का माना जाता है। फिर बात करें बेटा तो हमने कहा सर राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, मतलब कैसा हो जाएगा, हमने कहा सर
तमोगुणी हो जाता है, जो मानवीय प्रवृत्ति का है वो रजोगुणी हो जाता है, और जो देवत्व प्रवृत्ति का है बेटा वो याद रखेंगे कैसा हो जाता है, हमने कहा सर सतोगुणी हो जाता है। तो ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए थे एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था माफ करना सिगमंड फ्राइड, और इन्होंने अपने सिद्धांत को देते हुए विद्यार्थियों ये शब्द दिया था जिसका नाम है गत्यात्मकता, दैट इज डायनामिसिटी। तो ये गत्यात्मकता के आधार पर इन्होंने हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। किसने? जिसने किया उस इंसान का नाम क्या है, हमने कहा सर सिगमंड फ्राइड। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या बेटा, अगला सवाल है, इनमें से कौन से ऐसे व्यवहारवादी है जिनका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जा सकती है? जेबी वॉटसन, स्किनर, गुथरी या थॉर्नडाइक? बताओ कौन है? हमने कहा सर देखिएगा, वो व्यक्ति जिसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिनका नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है B.F. स्किनर। क्या नाम है? B.F. स्किनर, जिन्होंने ये थ्योरी देते समय विद्यार्थियों 1938 में किसके ऊपर, 1938 में चूहों के ऊपर, तो बेटा 1943 में 1943 में किसके ऊपर, कबूतरों के ऊपर क्या कर दिए थे, चूहे और कबूतर के ऊपर याद रखेंगे प्रयोग किए थे, और प्रयोग करके इन्होंने दिया था अपना सिद्धांत जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और ये थ्योरी ये मानती है कि सबसे पहले हमने कहा सर इंसान क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया को देखकर सामने वाला व्यक्ति किसको प्राप्त करेगा, हमने कहा सर उद्दीपक को प्राप्त करेगा। यानी ये थ्योरी विपरीत है, ये कहती है पहले रेस्पॉन्स देना पड़ता है तब जाके हमें स्टिमुलस मिलता है, रेस्पॉन्स देने से स्टिमुलस मिलता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, RS थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी कहते हैं? RS थ्योरी भी कहते हैं। और ये दी किसने दी, हमने कहा सर स्किनर ने दी थी। और स्किनर खुद को हम क्या कहते हैं बेटा, हम स्किनर को कहते हैं, याद रखेंगे किसका जनक, हमने कहा सर सक्रिय अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। किसका? सक्रिय अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का जनक? हमने कहा सर फादर ऑफ एक्टिव कंडीशनिंग माना जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है B.F. स्किनर। क्या नाम है? B.F. स्किनर। बोलो क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका, इनमें से कौन सी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, वो सेंट्रल टेंडेंसी जो कि आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होगी, उसको मापने का कौन सा एक माप नहीं है? प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या फिर मध्यमान? हमने कहा सर देखिए तीनों चीजें होती है, चाहे हम बात करें मीन, मॉड और मीडियन की, मध्य, माध्यम, माध्यिका और आपके जो बहुलांक होता है, तीनों होते हैं, लेकिन प्रसार जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाकी तीनों इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से? मीन का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर मीन का मतलब हो जाएगा आपका मध्यमान। मोड का मतलब हो जाएगा बेटा, हमने कहा सर मोड का मतलब क्या है, हमने कहा सर बहुलांक। और हो जाएगा हमारा मीडियन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मध्यमान कहते हैं। तीनों चीजें शामिल है, लेकिन प्रसार जैसी कोई चीज इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल है बेटा कि अधिगम में जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने? बताओ किसने विद्यार्थियों, कौन है ऐसा जिसने कौन सी थ्योरी दी थी? हमने कहा सर ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। कौन सी बेटा? ट्रायल एंड एरर थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है? हमने कहा सर ये जाता है श्रीमान थॉर्नडाइक को। किसको बेटा? थॉर्नडाइक जिसने क्या किया था? हमने कहा सर थॉर्नडाइक जिसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। किस पर बेटा? भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके अपना ये सिद्धांत दिया था। और ये भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके ये किताब जो इन्होंने लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है बेटा? एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम है? एनिमल इंटेलिजेंस। एक किताब और है बेटा इनकी, याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है? उस किताब का नाम है, हमने कहा सर क्या नाम हो जाएगा? एजुकेशन साइकोलॉजी। बोलो कौन सी साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी नामक बुक के लेखक भी कौन है? हमने कहा सर श्रीमान थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देते हुए क्या कहा था? यही वो व्यक्ति जिसने कहा था कि इंसान कैसे सीखता है, तो इन्होंने कहा था कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। किससे सीखता है? इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना? तो ये मानना किसका है? इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हमने कहा सर ये मानना है, याद रखेंगे किसका? श्रीमान थॉर्नडाइक का। बोलो किसका? थॉर्नडाइक का। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है। अगला है कि इनमें से मापन के स्तरों में सबसे अच्छा प्रकार का मापन कौन है? नामित मापन, अनुपातिक, क्रमिक या फिर अंतराल? तो देखो बेटा एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम क्या हुआ है? जिनका नाम हुआ है S.S. स्टीवेंस। बोलो क्या नाम है? S.S. स्टीवेंस। और S.S. स्टीवेंस ही वो व्यक्ति है जिसने क्या बताए थे? यही वो व्यक्ति है जिसने बताए थे मापन के स्तर। किसके स्तर बताए थे बेटा? मापन के स्तर बताए थे। और ये समझाने के लिए इन्होंने विद्यार्थियों एक डायग्राम भी बनवाया था,
और उसको 4 भागों में पिरामिड नुमा आकृति में बांट दिया था। और वो 4 भाग विद्यार्थियों आपसे पूछे जाए कौन कौन से हैं, तो क्या बताओगे? हमने कहा सर वो 4 भाग जो पिरामिड नुमा आकृति में इन्होंने बांटे हैं उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहला इन्होंने बताया था जिसका नाम है नॉमिनल मेजरमेंट। कौन सा? नॉमिनल मेजरमेंट। दूसरा आ जाता है जिसका नाम है बेटा ऑर्डिनल मेजरमेंट। कौन सा? ऑर्डिनल मेजरमेंट। तीसरा आ जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? तीसरा है जिसका नाम है इंटरवेल मेजरमेंट। और अंतिम आ जाता है जिसका नाम है बेटा रेशनल या प्रोपोर्शनल मेजरमेंट। क्या है? प्रोपोर्शनल मेजरमेंट। कुल 4 प्रकार के विद्यार्थियों इन्होंने क्या बताए हैं? कुल 4 प्रकार के विद्यार्थियों इन्होंने, हमने कहा सर क्या बताए हैं? इन्होंने 4 प्रकार के, याद रखना, मेजरमेंट के स्तर, मापन के लेवल, मापन के स्तर बताए हैं। जिसमें पहला आ जाता है नामिक मापन। दूसरा आ जाता है बेटा जिसको हम ऑर्डर, यानी ऑर्डर मतलब क्रम पर आधारित, क्रमिक मापन कहते हैं। इंटरवेल का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरवेल का मतलब होता है अंतरिक मापन, अंतरित मापन या अंतराल मापन। और अंतिम आ जाता है बेटा प्रोपोर्शनल, जिसको हम कहते हैं अनुपातिक मापन। कौन सा मापन? अनुपातिक मापन भी कहते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये रहा आपका टोटल। और देखो सबसे बेस्ट कौन सा है? हमने कहा सर सबसे बेस्ट हो जाता है अनुपातिक मापन। कौन सा? अनुपातिक मापन। किसने बताया? एस स्टीवंस ने बताया था। बोलो क्लियर है? यस और नो? अगला देखो क्या है, इनमें से कौन एक व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, शब्द साचर परीक्षण, 16 पीएफ। देखो हमने कहा प्यारे बच्चों, रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण जो है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, बनाया था किसने बेटा? श्रीमान हरबन रोशांक ने, जो कि हमारे अचेतन मन की भावनाओं को जानने के लिए सहायक है। टीएटी, जिसको हम थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं, ये बनाया था बेटा किसने? हमने कहा सर ये बनाया था मॉर्गन एवं मुर्रे ने। किसने बेटा? मॉर्गन एवं मुर्रे ने बनाया था। शब्द साचर्य परीक्षण, याद करो बेटा, शब्द साचर्य परीक्षण, जिसको हम फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं, ये बनाया था बेटा, याद करो, श्रीमान फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने बेटा? फ्रांसिस गाल्टन ने बनवाया था। तो अब बचा कौन सा? हमने कहा सर अंतिम बचा, याद रखेंगे 16 पीएफ। और ये 16 पीएफ याद रखना विद्यार्थियों, किसी प्रकार से व्यक्तित्व का मापन करने वाला प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व मापन करने की क्या है? यह व्यक्तित्व मापन की एक मापनी है। और इस 16 पीएफ का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा रेमंड बी कैटल। बोलो क्या नाम हो जाएगा? रेमंड बी कैटल। जिसने विद्यार्थियों कौन सा सिद्धांत दिया था? हमने कहा सर यही वो व्यक्ति है जिसने सिद्धांत दिया था, जिसको हम कहते हैं किसका सिद्धांत? कारक विश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में नाम क्या हो जाएगा? हमने कहा सर फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, कारक विश्लेषण का सिद्धांत भी इसी को माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है? जो दिया था श्रीमान कैटल भाई साहब ने। किसने? कैटल भाई साहब ने दिया। बोलो क्लियर? और 16 पीएफ का निर्माण इन्होंने ही किया था। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा? अगला है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। जो है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलो? बताओ किसने दिया? हमने कहा सर पावलो ने तो जो दिया था उसका नाम क्या है? हमने कहा सर पावलो ने जो दिया था उसका नाम तो क्या है? हमने कहा सर पावलो ने जो दिया था उसका नाम है अनुबंधन का सिद्धांत। किसका बेटा? हमने कहा सर अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। कोहलर ने कौन सा दिया था? हमने कहा सर कोहलर ने जो दिया था उसका नाम है गेस्टाल्टवादी। कौन सी वादी बेटा? गेस्टाल्टवादी अधिगम का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत किसने दिया था? श्रीमान, हमने कहा सर वोल्फगैंग कोहलर ने दिया था। फिर पूछा जाए बेटा नीड हेरारकी थ्योरी। कौन सी? नीड हेरारकी जो थ्योरी है, ये नीड हेरारकी थ्योरी, जिसको हम मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया? मैस्लो ने दिया। वॉटसन ने कौन सा दिया था? तो वॉटसन ने भी विद्यार्थी याद रखना अनुबंधन का ही दिया था, जिसका उपयोग नहीं लिया जाता है। और ये भी अनुबंधन के सिद्धांत से ही संबंधित है, जिसका नाम क्या है? हमने कहा सर जेबी वॉटसन। क्या नाम है? जेबी वॉटसन। अब बचा हमने कहा सर नीड हेरारकी थ्योरी, जिसको हमने कहा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। और इन्होंने हमारे जीवन में होने वाली 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया था। कितनी? 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया था। और वो 5 प्रकार की आवश्यकताएं जो इन्होंने बताई है वो कौन सी है बेटा? वो 5 प्रकार की आवश्यकताएं जो इन्होंने बताई है उनका नाम भी आप याद रखेंगे, विशेष याद रखना है ना, क्योंकि काम का है, बार बार पूछा भी जाता है। बताओ क्या हो जाएगा? क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर पहली आवश्यकता जो इन्होंने बताई है वो है हमारी जैविक या शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक एवं जैविक आवश्यकताओं को इन्होंने प्रमाण माना था
कि फिजियोलॉजिकल नीड्स बच्चे की होती है। फिर आ जाती है बेटा जिसकी आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी? सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है बेटा कौन सी? तो हमने कहा सर तीसरे नंबर पर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्रेम और स्नेह की आवश्यकता। किसकी? प्रेम स्नेह की आवश्यकता। बिलोंगिंगनेस नीड भी इसी को कहा जाता है, प्रेम स्नेह की आवश्यकता। तीसरे नंबर पर कौन सी हो जाती है बेटा? तीसरे नंबर पर हो जा माफ करना चौथे नंबर पर हो जाती है जिसका नाम क्या है? हमने कहा सर अगली आ जाती है जिसका नाम है हमने कहा सर कौन सी? आत्मसम्मान की आवश्यकता। कौन सी बेटा? आत्मसम्मान की आवश्यकता। और अंतिम आ जाती है बेटा जिसका नाम क्या है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इस प्रकार से इन्होंने मानव जीवन में पाई जाने वाली 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन एक पद और क्रम को दर्शाते हुए पिरामिड नुमा आकृति में किया था, और जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम क्या है? श्रीमान अब्राहम मैस्लो। क्या नाम है? अब्राहम मैस्लो। बोलो क्लियर। अगला सवाल देखो क्या है? अगला है इनमें से किसको एक मुख्य कार्यकारी ग्रंथि माना जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रेनालिन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? हमारे जीवन में विद्यार्थियों याद रखेंगे मुख्य अधिकारी ग्रंथि सीईओ है ना, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर ग्रंथि, सीईओ ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि जिसको माना जाता है, जिसको मास्टर ऑफ द मास्टर्स भी कहा जाता है, बचपन में पढ़ा भी होगा। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको माना जाता है? हमने कहा सर मास्टरों की मास्टर, जिसका नाम क्या था बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको माना जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? हमने कहा सर ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ऑफ द मास्टर या मुख्य अधिकारी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला सवाल देखो क्या है? अगला है इनमें से किसने सामूहिक अचेतन का कंसेप्ट यानी संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्राइड ने, एडलर ने या सलीवन ने? हमने कहा सर सामूहिक अचेतन के बारे में एक व्यक्ति ने बताया और ये कहा कि देखिए सामूहिक अचेतन जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलता रहता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है इसका? हमने कहा सर इसका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर का मतलब क्या हो जाता है बेटा? हमने कहा सर ट्रांसफर का मतलब अंतरण हो जाता है, और यही बात कहने का श्रेय जाता है श्रीमान कार्ल युंग को। किसको? कार्ल युंग को, जो खुद हमने कहा सर खुद एक सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। तो इनका भी नाम क्या है? हमने कहा सर नव फ्राइडवादी इनको भी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? नव फ्राइडवादी भी मान लेते हैं। अगला सवाल, अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। देखिएगा बेटा अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहकर कोई व्यक्ति अपनी गलती को क्या करे? अगर कोई ऐसा कहकर अपनी गलती को तर्क द्वारा हमने कहा सर क्या करे? तर्क द्वारा सही साबित करने की कोशिश करे, तो तर्क द्वारा सही साबित करना ही क्या कहलाता है? युक्तिकरण, जिसमें व्यक्ति क्या करता है? चीजों को रैशनलाइज करने लगता है। रैशनलाइज का मतलब क्या? हमने कहा सर वो तार्कीकरण करने लगता है, तर्क द्वारा प्रूव करता है, इसीलिए इसको तार्कीकरण भी कहते हैं, इसीलिए इसको तर्क संगतिकरण भी कहते हैं, इसीलिए इसको याद रखना विद्यार्थियों तर्क संगतिकरण, या फिर बेटा इसी को याद रखना, इसी को हम युक्तिकरण भी कहते हैं। और एक नाम और इसका देखने को मिलता है और वो क्या है? हमने कहा सर एक नाम और है और वो है इसका औचित्य स्थापन। क्या है बेटा? औचित्य स्थापन भी इसी को कहते हैं, है ना? बोलो क्लियर है? यस और नो? तो यहां यार राइट आंसर हो जाता है युक्तिकरण नामक चीज जो है ये बताई गई है, और युक्तिकरण में ये युक्ति मिलती है जिसको हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अगला देखो क्या है? अगला है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन या स्किनर? बताओ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अभी हमने पढ़ा था बेटा, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? हमने कहा सर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देने का श्रेय जाता है श्रीमान स्किनर को। टॉलमैन के द्वारा दी गई थी कौन सा? हमने कहा सर टॉलमैन के द्वारा दिया गया था संकेत अधिगम का सिद्धांत। किसका बेटा? संकेत अधिगम का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? हमने कहा सर संकेत अधिगम का सिद्धांत देने का श्रेय जाता है श्रीमान टॉलमैन को। जबकि थॉर्नडाइक ने जो दिया था उसका नाम क्या है बेटा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था किसने? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देने का श्रेय जाता है श्रीमान थॉर्नडाइक को। और अंतिम बचा पावलोव जिसको हम क्या कहते हैं? अनुबंधन का जनक, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसका बेटा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दी थी। बोलो क्लियर? अब हमको पूछा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का किसने दिया, तो ये देने का श्रेय जाता है श्रीमान स्किनर भाई साहब को। बोलो क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, औसत बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, एवरेज आईक्यू वाले, उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू किसके बीच होती है? 50 to 59, 70 to 79, 90 to 109 या 110 से 129? हमने कहा सर सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं वो जिनका आईक्यू होता है 140 से ज्यादा, फिर आते हैं वो जिनका आईक्यू होता है 120 से लेकर 139, फिर वो जिनका आईक्यू होता है हमने कहा सर 90 से लेकर माफ करना
फिर जिनका आईक्यू आ जाता है, जिनका आईक्यू होता है 110 से 109, फिर वो आ जाते हैं जिनका आईक्यू होता है 90 से लेकर 100, माफ करना, माफ कीजिएगा विद्यार्थियों ना, हाँ जी, फिर आ जाते हैं 110 से 119, फिर आ जाते हैं 90 से 109, फिर आ जाते हैं बेटा 80 से लेकर 89। अब ध्यान सुनना, इनकी अलग अलग कैटेगरी, जिसका आईक्यू हमने कहा सर कैसा होता है, जिसका आईक्यू 140 से ज्यादा होता है उसे क्या मान लिया जाता है, उसे गॉड गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। कौन सा बालक माना जाता है, प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। जबकि बेटा हमने कहा सर जो बालक 120 के आसपास होता है उसको हम मानते हैं अति तीव्र बुद्धि बालक। कौन सा, अति तीव्र बुद्धि बालक मानते हैं। जबकि जिसका आईक्यू बेटा हमने कहा सर 110 से 119 होता है उसको मानते हैं तीव्र बुद्धि बालक। कौन सा, तीव्र बुद्धि बालक। 90 से 109 वाला कहलाता है सामान्य, या इसी को एवरेज, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम औसत बुद्धि बालक भी कह सकते हैं। जबकि 80 से लेकर 89 वाला क्या होता है, तो हमने कहा सर ये होता है मंद बुद्धि, मेंटली रिटार्डेड, बैकवर्ड या पिछड़ा बालक। तो हमसे पूछा है कि जिसका आईक्यू औसत का होगा वो कितना होगा, हमने कहा सर 90 से 109 वाला सामान्य या औसत कैटेगरी में आता है। बोलो क्लियर। अगला देखो क्या है, अगला सवाल है बेटा कि अल्बर्ट बांडुरा भाई साहब ने ये कथन दिया है कि बच्चे अपना रेस्पॉन्स प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं। प्रतिमानीकरण मतलब दूसरों को अपना अनुयायी, दूसरों को अपना रोल मॉडल मानते हुए सीखते हैं। तो इसको और क्या कहा जा सकता है, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। देखो सीधी सीधी बात है बेटा, सवाल में ही आंसर चुका है। अभ्यास पर आधारित सिद्धांत जिसने दिया उस इंसान का नाम क्या है, हमने कहा सर उसका नाम तो क्या है, थॉर्नडाइक है। क्या है, थॉर्नडाइक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है बेटा कोहलर। क्या नाम है, कोहलर। पुरस्कार एवं दंड के द्वारा सीखना जो है बेटा, पुरस्कार एवं दंड के द्वारा सीखने की व्याख्या करने का श्रेय जाता है स्किनर को। और अंतिम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बताई है ये अल्बर्ट बांडुरा ने बताई थी, जिसमें कहा कि बच्चे अपने से बड़े, अपने से समाज के वयस्क लोगों को देखकर क्या करता है, वयस्क लोगों को देखकर सीखता है। बोलो क्लियर है, या सुनो, एक मिनट आवाज बंद करना। ठीक है बेटा, तो यहां आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, अगला है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें अमूर्त तर्क, कौन सा, अमूर्त तर्क, इनविजिबल लॉजिक और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताओ संज्ञान विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको अमूर्त तर्क, परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था भी माना जाता है। हमने कहा सर देखिएगा वो अवस्था जिसमें बच्चा क्या करने लगे, जिसमें हमने कहा सर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने लगे। कौन सा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने लगे। मतलब हमने कहा सर हाइपोथेटिकली डिडक्टिव लॉजिक लगाने लगे। या फिर हमने कहा सर जहां वो बच्चा वर्गीकरण का भाव दर्शाता है, क्लासिफाई करना सीख जाता है, संरक्षण किसी चीज में है वो करना सीख जाता है, चीजों को वर्गीकृत करना सीख जाता है, बच्चे में उत्क्रमणीयता का गुण, रिवर्सेबिलिटी का गुण आने लगता है। रिवर्सेबिलिटी या उत्क्रमणीयता को ही क्या कहते हैं, हमने कहा सर पलटावी गुण कहते हैं, वो आ जाता है। पलटावी गुण भी आ जाता है। बच्चे को विभिन्न चीजों के बीच संबंध जोड़ना, संबंधन करना आ जाता है, जहां बच्चे को अपने विचारों में पंक्तिबद्धता करना, चीजों को सीक्वेंस में मैनेज करना भी आ जाता है। और साथ में बेटा वो उन चीजों के जवाब देने लगता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती है। अगर बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और वो चिंतन करने लगता है जो पूर्ण रूप से लॉजिकल, पूर्ण रूप से तार्किक होता है, तो ये सारी विशेषताएं एक ही अवस्था में देखने को मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या याद रखेंगे इसी को कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को मान लिया जाता है। बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है, अगला है इनमें से कौन सा एक जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या ईर्ष्या। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का गुण योगफल कौन सा है। देखो दो चीजें होती है कि इंसान का जो विकास होता है वो विकास दो प्रकार के गुणों से मिलकर बना है। कुछ गुण उसमें कैसे होते हैं, हमने कहा सर कुछ गुण उसमें जन्मजात होते हैं, और कुछ गुण कैसे होते हैं बेटा, कुछ गुण उसमें अर्जित होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। कुछ तो इनेट और कुछ एक्वायर्ड। अब जो जन्मजात गुण होते हैं ये किसके कारण आते हैं, पहली चीज हमारे वंशानुक्रम के कारण आते हैं। अच्छा, अर्जित गुण किसके कारण आते हैं, अर्जित गुण हम वातावरण से अर्जित करते हैं, और इन दोनों की अंतःक्रिया से क्या होता है, हमने कहा सर विकास होता है। तो वंशानुक्रम जो है वो हमारे जन्मजात पैदा होते ही मिलने वाले जो व्यक्तिगत गुण हैं, जो सबके अपने अपने हैं, पर्सनल है, उनको दर्शाता है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है,
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सह संबंधन, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चे के बेसिक इंस्टिंक्ट्स में क्या ला सकती है? परिवर्तन ला सकती है। तो याद रखेंगे द थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। कौन सी? द थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट किसने दी थी? बताओ किसने दी थी? हमने कहा सर मूल प्रवृत्तियों का जनक जिस व्यक्ति को माना जाता है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। और मूल प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान सुनना, दो चीजें हैं। मूल प्रवृत्तियों का अगर आपसे पूछता है संप्रत्यय किसने दिया है, तो नाम आएगा बेटा उस व्यक्ति का जिसका नाम है विलियम जेम्स। बोलो क्या नाम है? विलियम जेम्स, जिसने इनका कंसेप्ट दिया था। लेकिन पूछा जाए मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बताओगे? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था श्रीमान विलियम मैकडूगल ने। किसने बेटा? विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो यहां हमने कहा सर एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हमारे मूल प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आ जाए, वो क्या है? हमने कहा सर मार्गांतरीकरण। जब इंसान अपने असामाजिक कार्यों को छोड़कर सामाजिक कार्यों में लग जाए, अपना मार्ग परिवर्तित कर ले, तो उसकी मूल प्रवृत्तियों में भी क्या लाया जा सकता है? उसकी मूल प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला देखो क्या कहता है, प्रत्ययों के बनते रहने की एक प्रक्रिया क्या है? विषम, अनियमित, सामाजिक या संचयी। हमने कहा सर देखो प्रत्यय जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बनते रहते हैं, ये क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा सर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कंसेप्ट एक के बाद एक बनते रहते हैं और ये प्रक्रिया एक्यूमुलेट होती रहती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने कहा सर इस प्रक्रिया को कहा जाता है, याद रखेंगे, एक संचयी प्रक्रिया। संचयी प्रक्रिया का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर क्यूमुलेटिव प्रोसेस माना जाता है। कौन सी? क्यूमुलेटिव प्रोसेस मान लिया जाता है। बोलो क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा है, शिक्षक की योग्यता। देखो अगर आपके दिमाग में द्वंद चलेंगे, कंफ्यूजन चलेगा, ये करो कि वो करो, एक से अधिक विचार, तो आप चीजें भूल जाओगे। अगर आपकी रिपीटिशन नहीं है, अगर आप चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करते हो, तो भी आप भूल जाओगे। अगर आपकी सीखने की मात्रा कम है तो भी आप भूल जाओगे। लेकिन एक टीचर की एबिलिटी का आपके भूलने से कोई लेना देना नहीं है। टीचर की योग्यता अपनी योग्यता है जो आप विद्यार्थियों के भूलने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। बोलो क्लियर? इसलिए डी आंसर हो जाता है। अगला देखो क्या है, स्पीयरमैन ने 1904 में जो तर्क करने की क्षमता है और समस्या समाधान करने की क्षमता है उसको क्या कहा था? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो देखिएगा बेटा एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है स्पीयरमैन। इसने क्या किया था बेटा? इन्होंने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। कौन सा बेटा? द्विकारक बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत बेटा, इसमें इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में दो कारक होते हैं, जिसमें एक हो जाता है कौन सा? एक का नाम है जी कारक, दूसरे का नाम है एस कारक। जी कारक और एस कारक। जी कारक जो होता है बेटा, ये इन्होंने क्या कहा? जी का मतलब हमने कहा सर जी का मतलब हो जाएगा जनरल फैक्टर। कौन सा? जनरल फैक्टर। और एस कारक का मतलब हमने कहा सर स्पेशल फैक्टर। अब बात करें विद्यार्थियों, तो जी कारक जो होता है ये दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से समस्या समाधान की जो योग्यता है, जो कौन सी योग्यता है? हमने कहा सर सामान्य योग्यताएं जो इंसान करता है वो है बेटा उसकी सामान्य योग्यता जी कारक। और अगर कोई स्पेशल समस्या आ जाए तो उसके लिए जो स्पेशल समाधान होगा वो करेगी उसकी विशिष्ट योग्यता, जिसका नाम है जी कारक। हमने कहा सर जी कारक कैसा होता है? जी कारक जन्मजात होता है, जबकि एस कारक हमने कहा सर अर्जित होता है। एस कारक कैसा होता है? हमने कहा सर एस कारक अर्जित होता है। बोलो क्लियर है? यस और नो? तो हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कारक इन्होंने बताया था उसका नाम क्या है? जी कारक, जो हमें लॉजिक फाइंड करने और लॉजिक के साथ साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए बताता है, उस कारक का नाम कौन सा है? जी कारक नाम है। कौन सा बेटा? जी कारक नाम है। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अंतिम 7 सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल आपका। अगला है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे ज्यादा ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्ट एक बच्चों के, एक टीचर को सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए? शिक्षण की तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता या पारिवारिक स्थिति। हमने कहा सर टीचर का ध्यान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर होना चाहिए तो वो क्या है? हमने कहा सर टीचर का ध्यान सबसे ज्यादा जिस चीज पर होना चाहिए वो है बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन सी विभिन्नता? इंडिविजुअल डिफरेंस का पता होना चाहिए, जिसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ाने की शिक्षण विधि काम में लेनी चाहिए। अगला देखो क्या है, अधिगम स्थानांतरण का जो द्वितत्व का सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड। हमने कहा सर थॉर्नडाइक ने तो कौन सा दिया था? थॉर्नडाइक ने जो दिया था उसका नाम है समान तत्वों का सिद्धांत। कौन सा? सम तत्वों का, समान तत्वों का सिद्धांत। फिर हमने कहा सर स्पीयरमैन ने, अभी याद करो पढ़ाया था हमने,
द्वितत्व का बुद्धि का सिद्धांत जो कि अधिगम स्थानांतरण में भी काम आता है। चार्ल्स जड या जूड का कौन सा था बेटा, हमने कहा सर सामान्यीकरण का सिद्धांत था। कौन सा, सामान्यीकरण का सिद्धांत था। बोलो क्लियर है, यस और नो। तो राइट आंसर क्या हो गया, हमने कहा सर ये सिद्धांत देने का श्रेय जाता है श्रीमान आपके किसको, चार्ल्स स्पीयरमैन को। अगला क्या है, अगला है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या फिर पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वो क्या कहलाती है, पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। स्मरण रखने, याद रखने या फिर से याद आने में जो असफलता होती है उसी को भूलना डीमेमोराइजेशन, विस्मृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। अगला है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है, व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। व्यक्ति में उन मानव शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जिसके कारण व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है, ये बात है कि ये चीज कहलाती है व्यक्तित्व। और ये एक परिभाषा है व्यक्तित्व की जो दी थी किसने बेटा, व्यक्तित्व की ये परिभाषा देने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है कौन सा, हमने कहा सर गॉर्डन ऑलपोर्ट। क्या नाम है बेटा इसका, हमने कहा सर GW ऑलपोर्ट के द्वारा ये परीक्षा, माफ करना, ये परिभाषा दी गई है। बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, अगला है कि सामान्य पुरुष जो होता है उसमें X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से होते हैं, XX गुणसूत्र, XYY, XXX या फिर X गुणसूत्र। देखो अगर हम बात करें बेटा तो जो गुणसूत्र होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार के कौन कौन से, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। कौन से बेटा, लैंगिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र जो हमारी काया का निर्धारण करते हैं और सामान्य मनुष्य में जो 46 होते हैं उनमें से 44 तो कायिक होते हैं, जबकि दो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका बेटा, हमारे जेंडर को डिफाइन करते हैं कि होने वाली संतान जो है वो लड़का होगी या लड़की, पुरुष होगा या महिला, ये पता किससे चलता है, लैंगिक गुणसूत्र से चलता है। और ये दो गुणसूत्र या तो XX हो सकते हैं या XY हो सकते हैं। XX किस में होते हैं, हमने कहा सर XX महिलाओं में होते हैं। XY किस में होते हैं, हमने कहा सर XY जो होते हैं वो पुरुषों में होते हैं। याद रखेंगे बेटा, इसमें से X वाला जो होता है वो दिखने में लंबा होता है, जबकि Y वाला जो होता है बेटा, ये Y वाला दिखने में बोना होता है। बोलो क्लियर है, यस और नो। तो हमने कहा सर महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं उसका नाम क्या है, XX गुणसूत्र। कौन से बेटा, XX गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा, अगला सवाल आपका अगला है कि प्राप्तांकों के समूह का वो बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक, जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वो क्या कहलाता है, मध्यमान, मध्य, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। कोई भी एक आपने क्या किया, अंक प्राप्त किया, तो उन अंकों का वो बिंदु बेटा, वो बिंदु जो कि हमने कहा सर क्या होगा, जिसमें कुछ नंबर ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। जैसे मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 9, 5 नंबर लिए, तो इन पांचों में बीचों बीच क्या है, हमने कहा सर पांचों का एवरेज निकालो, बीच का निकालो, ये 7 है और ये 7 क्या है, हमने कहा सर मध्यांक है। जिसके ऊपर समूह में कुछ आधे प्राप्तांक होंगे, जिसके नीचे समूह में कुछ आधे प्राप्तांक होंगे, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं और दोनों का एवरेज जिसमें आएगा वो है मध्यांक। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अगला है जो आवर्त सारणी होती है बेटा, उस आवृत्ति वितरण को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित, मतलब डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में बात करें तो उनमें से एक विधि कौन सी है बताओ, कौन सी है, आकृति, स्तंभ आकृति, गुम्फा अक्षर आकृति, स्वलिखित आकृति। देखो हमने अगर बात करें विद्यार्थियों तो आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको आकृतियों में रेखा चित्र जो होते हैं, जिसमें स्तंभ चित्र आपने पढ़े होंगे बेटा, और ये स्तंभ चित्रों में अनेक प्रकार आपने देखे होंगे इसके। तो स्तंभ चित्रों में आप देखो बेटा कई प्रकार के स्तंभ आपने को देखने को मिलते हैं। तो आपने देखे होंगे छोटे मोटे सारे स्तंभ हैं, 2007 लिखा है, 2008 लिखा है, 2009 लिखा है, इस प्रकार से है ना। और इसमें मान लो हमने वृद्धि दर दे रखी है कि ये जो है बेटा 5% ही हुई थी, ये 10% की हुई है, ये 15% की हुई है, और यहाँ पर हमने x और y मान लिया था और o एक्सिस मान लिया था। तो ये जो आकृति है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक डायग्राम से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहा जाता है स्तंभ आकृति। कौन सी बेटा, स्तंभ आकृति। तो प्यारे बच्चों आज यहां समाप्त होते हैं आपके कौन से, आज यहां जाकर समाप्त होते हैं बेटा आपके आवृत्ति वितरण के अंतर्गत जो हमने पढ़े विद्यार्थियों अभी 30 सवाल। ये हैं यूपी टेट भर्ती परीक्षा 2017 में आए हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इनमें से 30 सवाल आज हमने सीडीपी के लिए पढ़े हैं। चाहे आप पेपर 1 से तैयारी करें, पेपर 2 से करें, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो विद्यार्थियों आज ही इस पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखें।
सबसे बड़ा निवेदन है कि इस क्लास से अगर आपने देख लिया और आपको अच्छी लगती है कि सर मजा आ रहा है, ऐसी ही क्लास रोजाना रखो, तो कमेंट भी करके बताओ और साथ में इसको अपने व्हाट्सएप स्टोरी या स्टेटस पर शेयर जरूर करो उन सभी साथियों सहपाठियों के ग्रुप तक जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में आयोजित होने वाली आपकी अपनी यूपी टेट भर्ती परीक्षा की। क्योंकि मेरा दावा है विद्यार्थियों की जो मैं पढ़ूंगा उससे ही सवाल आएगा, तो आपसे निवेदन है कि इस क्लास को एंड तक जरूर देखें, उन सभी साथियों तक पहुंचाए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2026 भर्ती परीक्षा की सीडीपी नामक सब्जेक्ट के लिए। आपको इस चैनल से बने रहना है, डेली आपके लिए यहां पर एक क्लास होगी, तो विद्यार्थी इसको जरूर देखें और अपनी सफलता हासिल करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। अगर चैनल से नए हैं तो चैनल से जुड़ करके चैनल को विद्यार्थियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम आपकी यूपी टेट भर्ती परीक्षा में आपके लिए सफलता प्राप्त करने वाला और नींव का पत्थर साबित होने वाला है, तो विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब जरूर करवाएं। विश ऑल द बेस्ट, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच।